नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंशु हिस्ट्री पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से हैं। दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो ऐसा माना जाता था कि ये जो तीनों सभ्यता हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये जो सभ्यता हैं तीनों, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब बहुत से बच्चे दशक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले मैं आपको दशक क्लियर करा देता हूँ। दोस्तों, जैसे दशक की बात होती है, जैसे कि 1920 के दशक की बात हो रही है, तो 1920 से लेके 1930 तक का जो समय होगा वो दशक कहलाएगा। जैसे हम दशक की बात करते हैं तो हम उसमें 10 साल आगे के और ऐड कर देते हैं। जैसे 1920 के दशक की बात करें तो हम उसमें 10 साल और ऐड कर देंगे, 1930 तक जो होगा समय हम उसे दशक कहेंगे। अब जैसे हम 1970 के दशक की बात कर रहे हैं तो 1970 से लेकर 1980 का जो समय होगा वो दशक कहलाएगा। तो दोस्तों, आपको दशक क्लियर हो गया होगा। तो 1920 का जो दशक था उसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो उससे हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यता इन सभी सभ्यताओं से भी पुरानी है, कई पुरानी है। जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, इसका हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ये मैं वीडियो के आगे बताऊंगा आपको, वीडियो में आगे। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान, मतलब हड़प्पा जो स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान के मिंटगुमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है और ये लाहौर से 160 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो आप लिखोगे पाकिस्तान में, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। सन 1956 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आवश्यकता थी। जब सन 1956 था तो कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आवश्यकता थी। तो कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। अचानक कुछ कर्मचारियों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला। दोस्तों, जब खुदाई चल रही थी तो अचानक जो कर्मचारी खुदाई कर रहे थे उनको हड़प्पा पूरा स्थल मिला, लेकिन उन्होंने जो है इस स्थल को जो है, मतलब इस स्थान को खंडर समझ लिया और हजारों ईंटें यहाँ से निकाली और रेलवे लाइन के कार्य में लगा दी। इन ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, परंतु इसका रहस्य नहीं जाने वह लोग जो इसका रहस्य नहीं जाने, फिर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। तो दोस्तों, जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराई और यहाँ से मोहरें प्राप्त की और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य करवाया और यहाँ से हड़प्पा जैसी मोहर प्राप्त की। जब दोस्तों दोनों ने खुदाई करवाई, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, तो उन्हें कुछ मोहरें प्राप्त हुई। तो वो मोहरें जो थी एक दूसरे से मिलती जुलती, दोनों स्थान की मोहरें जो थी वो आपस में मिलती जुलती थी। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दोनों जो है आपसी, मतलब इन दोनों के जो आपसी संबंध थे वो मिलते जुलते थे, इनकी संस्कृतियाँ मिलती जुलती थी। तो दोनों क्षेत्रों से एक ही जैसी मोहर प्राप्त होने के बाद 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वशेषण विभाग के जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी। दोस्तों, जब ये क्षेत्रों, मतलब इन केंद्रों के बारे में, इन केंद्रों की खुदाई से मतलब इनकी जानकारी हमें मिली, तो सर जॉन मार्शल थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल जो थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने 1924 में पूरी विश्व के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा कर दी कि एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी, जो कि हड़प्पा सभ्यता थी। अगला जो हमारा टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता का काल।
इसका जो लगभग काल है दोस्तों 5000 माना जाता है, 5000 ईसा पूर्व लगभग इसका काल माना जाता है। परंतु अलग अलग पुरातत्वविदों ने अपने अपने मतों के अनुसार इसका अलग अलग इसका काल जो है अलग अलग बताया है। यहाँ पे काल आएगा दोस्तों, इसका काल अलग अलग बताया है। सर जॉन मार्शल डॉक्टर मुखर्जी ने इसका काल, सर जॉन मार्शल जो हैं और डॉक्टर मुखर्जी हैं, उन्होंने इसका काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया है। मधु स्वरूप वस्त ने इसका काल 3500 ईसा पूर्व बताया है। धर्मपाल अग्रवाल ने इसका हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व बताया, परंतु हम इसका काल लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। और दोस्तों आपका एक छोटा क्वेश्चन इससे भी बन सकता है पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता का काल बताएं, तो आप लोग लगभग ये लिखोगे हड़प्पा सभ्यता का काल जो है लगभग 5000 ईसा पूर्व है। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा। जो हड़प्पा का इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सिंधु घाटी के किनारे पर बसी सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों जब ये जो इसकी खुदाई हुई थी, मतलब इसके बारे में हमें जानकारी मिली, तो इसका सबसे पहला खोजा गया स्थान जो था वो हड़प्पा था, इसलिए हमने इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया। पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया। और इसे ये जो सभ्यता जो थी हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी के किनारे पर बसा था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नगर योजना की। दोस्तों यहाँ की जो मतलब हड़प्पा सभ्यता निश्चित रूप से एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। खुदाई से मिले यहाँ पे मिले आएगा दोस्तों। मिले नगरों को देखकर हमें अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पे हम आए खुदाई से मिले नगरों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके नगर विशेष योजना अनुसार तथा बड़े वैज्ञानिक ढंग से बनाए जाते थे। मतलब जो खुदाई से हमें नगर मिले हैं उनको देख के लोग आश्चर्यचकित भी रह जाता है, और उनसे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो नगर थे वो बड़ी योजना अनुसार तथा बड़े वैज्ञानिक ढंग से बनाए जाते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे भवन की, हड़प्पा सभ्यता के भवन की। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे वह बड़े ही योजना अनुसार बनाए जाते थे। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के भवन जो थे वो बड़ा ही योजना अनुसार बनाए जाते थे। एक मिनट, बड़े ही योजना अनुसार बनाए जाते थे। सभी घरों में रोशनदान, शौचालय, रसोई घर, खुला आंगन, गंदे पानी के निकास के लिए छोटी नालियाँ बनाई जाती थी। दोस्तों फिर ये जो घर बनाए जाते थे इनकी नींव जो है काफ़ी गहरी डाली जाती थी, ताकि ये जो है बाढ़ आए तो और ये बाढ़ में डूब जाए परंतु टूटे ना, ठीक है। और सभी घरों में जो एक रोशनदान बनता था, मतलब एक उजाले के लिए, रोशनी के लिए, मतलब एक खिड़की वगैरह बनाते थे। और फिर एक घर में एक शौचालय बनता था, एक रसोई घर बनता था, बीच में खुला आंगन रहता था, गंदे पानी के लिए, निकासी के लिए छोटी नालियाँ बनाते थे घर में, जो कि बाहर जाके गलियों की नाली से जुड़ती थी। और कहीं कहीं तो ये घर जो है 2 मंजिल के भी बनाए जाते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग, मतलब सीढ़ियाँ भी इसमें दिखाई गई हैं। अब हम अगला बात करेंगे विशाल स्नानागार की। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। यह 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा है। जो मोहनजोदड़ो है, इसका जो केंद्र मोहनजोदड़ो, उससे हमें एक स्नानागार मिला है। 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा है। इसके मध्य, मतलब इसके बीच में एक 39 फुट तथा 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा एक तालाब बना था। इसके जो मध्य था, इसके बीचों बीच एक तालाब बना था, 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा बना था। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी बनी थी। इसके पूर्व और उत्तर में जो है दोस्तों सीढ़ियाँ बनी थी अंदर जाने के लिए, मतलब उत्तर दक्षिण में और पूर्व पश्चिम में, मतलब इसके दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी थी जाने के लिए। इस तालाब की दीवारें तथा फर्श, ये फर्श है दोस्तों, फर्श पक्की ईंट के बनाए गए थे। मतलब जो इसकी दीवारें जो थी और जो फर्श थे वो पक्की ईंटों के बनाए गए थे। इस तालाब के निकट एक कुआं, इस तालाब के निकट एक कुआं था जिससे इसमें पानी भरा जाता था। और इसके गंदे पानी को निकालने के लिए इसमें उचित व्यवस्था की गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ पर जो है धार्मिक अवसरों पर स्नान करने आया करते थे। इसमें जो एक 2 कमरे का, मतलब 2 कमरे इमारत भी थी, जिसमें कि ऊपर
पूरा जो पुरोहित वहाँ के रहते थे वो रहते थे उसमें, और नीचे के जो मकान नीचे का जो कमरा था उसमें जहाँ धार्मिक अवसर पर जो लोग आते थे वो वस्त्र चेंज वगैरह करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते थे। अब हम बात करेंगे अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अन्नागार एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता से मतलब हमें बड़े बड़े अनाज के जो गोदाम मिले, मतलब अनाज के गोदाम जो मिले हैं वो ऊंचे चबूतरे पर बने हुए करते थे। ऊंचे चबूतरे पर वो इसलिए बनाए हुए करते थे क्योंकि जब बाढ़ आ जाए या बारिश का पानी ज़मीन पे भर जाए तो वो उससे सेफ रहें, उससे सुरक्षित रहें, इसलिए ये ऊंचे चबूतरे पर बने रहते थे। तो यह 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें ईंटों के बने 27 कमरे मिले हैं। ईंटों के बने 27 कमरे। यह राजकीय अन्नागार था। दोस्तों ये राजकीय अन्नागार था। ऐसा माना जाता है कि राजा यहाँ पर कर के रूप में जो अनाज लेता था, मतलब जो अनाज लेते थे, गेहूँ वगैरह लेते थे, वो इसमें रखते थे। अब हम बात करेंगे सड़कें की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें सड़कें मिली हैं। ये 10 मीटर लंबी चौड़ी थी। यह इतनी चौड़ी थी कि इस पर एक साथ कई बैलगाड़ियाँ निकल सकती थी। इस पर साफ़ सफाई की व्यवस्था भी की गई थी और इसमें रात को रोशनी की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें जो सड़कें मिली हैं ये काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी और काफ़ी मतलब इसमें जो है काफ़ी सफाई की भी व्यवस्था की जाती थी। ये ऐसी बनाई जाती थी कि हवा से जो इसकी सफाई अपने आप हो जाए, और इसमें रात्रि के दौरान रोशनी की भी व्यवस्था की जाती थी रात्रि के दौरान। और ये पुरातत्वविदों ने जो है इस सड़कों को जो है राजपथ का नाम दिया है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नालियों की व्यवस्था। अगला और ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, नालियों की उच्चतम व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो नाली की जो व्यवस्था होती थी वहाँ पर वो अच्छे ही ढंग से होया करती थी, अच्छे ढंग से बड़े वैज्ञानिक ढंग से नालियाँ बनाई गई थी। यहाँ गंदे पानी के निकास के लिए नालियों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था की गई थी। जो गंदे पानी की जो निकास के लिए नालियों की मतलब वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था की गई थी। गलियों में छोटी नालियाँ बनाई गई थी, इन्हें ढककर रखा जाता था, उनमें साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था थी। गली की छोटी नालियाँ बाहर जाकर किसी शहर के बड़े नाले में गिरती थी। दोस्तों यहाँ की जो नालियाँ थी वो बड़े ही अच्छे तरीके से बनाई थी, वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी। ये काफ़ी चौड़ी और गहरी भी होया करती थी, जिससे कि और इसके बीचों बीच एक गड्ढा बनाया जाता था जिसमें कि जब नाली में कूड़ा चले तो मतलब वो उस गड्ढे में रुक जाए, और इनको ढका जाता था और इनकी सफाई भी की जाती थी। किसी को भी इन नालियों में कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। और ये जो नालियाँ थी, जैसे घरों की नालियाँ गली की नालियों में आकर गिरती थी, और गली की जो नालियाँ थी वो शहर के किसी बड़े नाले में जाकर गिरती थी। इस प्रकार से जो इनकी सफाई की व्यवस्था थी, जल निकासी की जो व्यवस्था थी, वो कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बड़े अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी। आज के समय में भी ऐसी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट में लिख सकता है, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, और राजनीतिक जीवन के बारे में, और आर्थिक जीवन के बारे में। और हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और हड़प्पा सभ्यता ने जो है हमें भारतीय संस्कृति को क्या क्या देन दी, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।